बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं निशान हैदर और आप देख अकेडमी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज मैं आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में एफएससी की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 1 है, जिसका नेम है नंबर सिस्टम, उसको स्टार्ट कराने लगा हूं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें। बेल आइकन ऑन होने से फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। आज हम एफएससी की जो मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर की, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह इस बुक को एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करेंगे। आज हम इस चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम है कि एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाले फंडामेंटल जो थिंग्स हैं, बेसिक जो बातें हैं, उनको समझते हैं। इन बेसिक चीज़ों को समझना निहायत ज़रूरी है। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हर दफ़ा इन डेफिनेशंस और एग्जाम्पल में से किसी न किसी बोर्ड में, पंजाब के किसी न किसी बोर्ड में ज़रूर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट थ्योरी। सबसे पहले हम जिस चीज को समझते हैं वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर की हम बात करें तो हर वो नंबर जिसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें, पी डिवाइड बाय क्यू की फॉर्म में अगर मैं लिख सकें, तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है जी, इस फॉर्म में लिख सके। ये पी ऊपर, पी और क्यू यहाँ पे इंटीजर हैं, यानी कि कोई ना कोई नंबर होंगे और दरमियान में ये क्वोशंट की अलामत है, यानी बात डला हुआ है, तो इसको बटा भी कहते हैं। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है पी बाई क्यू या पी बटा क्यू की शक्ल में अगर हमने कोई नंबर लिखा हुआ है, हमें दिया जाता है, तो वो क्या होगा? वो रैशनल नंबर होगा। हर वो नंबर जिसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल नंबर होता है। और यहाँ पे एक और जो चीज बात समझने वाली याद रखनी है वो ये है कि ये जो क्यू होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आप देखें 1/2, 1/2 ऊपर वाला नंबर p है, नीचे वाला नंबर q है, तो ये 1/q हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है, बटे की फॉर्म यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर एक कोई और एग्जांपल की बात करें तो ये 3/4, और एग्जांपल लें तो -7/2, और एग्जांपल लें तो 5/3। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सारी एग्जांपल जो है आप देखें, ये सारी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो ये नंबर क्या है? ये रैशनल नंबर है। पी बटा क्यू की शक्ल में ही लिखे गए हैं, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसके अलावा अगर हम डेसिमल वाले नंबर देखें, डेसिमल पॉइंट वाले, जैसा कि 0.21 ये एक नंबर दिया गया है, तो ये भी रैशनल है, क्योंकि इसको भी हम इसका पॉइंट खत्म करके इसको हम 21/100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट दो नंबर के बाद आया तो नीचे भी दो ही सिफर आएंगे। तो इस तरह ये 21/100 ये एक हमने p बटा क्यू की शक्ल में लिख लिया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। एक साथ और बात आपने जो यहाँ पे याद रखनी वो ये है कि p बटा जो क्यू है ना, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखें 1/2 है, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3/4 में भी नहीं है, 7/2 में भी नहीं है, 5/3 में भी नहीं है, तो ये 21/100 में भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर
नहीं होने चाहिए इसमें। अब काम आप सोच रहे होंगे कॉमन फैक्टर सर क्या। कॉमन फैक्टर इस तरह देखें, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता कि 8/4, तो ये एक इसमें कॉमन फैक्टर आ रहे थे कैसे, ये देखें इसमें ऊपर देखें, ऊपर क्या होगा 8 क्या होता है 8 4 टू द 8, नीचे क्या है नीचे भी 4 है, तो ये देखें ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, दोनों में कॉमन फैक्टर एक जैसा फैक्टर आ रहा है। तो एक जैसा फैक्टर हो तो वो रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो पी और क्यू यहाँ पे दो इंटीजर नंबर हैं लेकिन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन इस तरह होगी। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी क्यू नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड अ रैशनल नंबर। यही कहा गया है कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाय क्यू की शक्ल में लिख सकें, इस पी बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें, और यहाँ पे पी और क्यू जो बोथ नंबर है वो बिलोंग टू जी, जी का मतलब एक इंटीजर कर रहे हैं, ठीक है जी, जो सही दाद होती है आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स को क्या होते हैं। और यहाँ पे जो क्यू है ना वो नीचे का जो नंबर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इसकी एग्जांपल जैसे कि हमने ऊपर ली है, एग्जांपल की अगर बात करें तो वो यही है कि 1/2, ये जो पहले भी मैंने बताया 3/4, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर को देखते हैं। इरेशनल नंबर को अगर हम उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है जी, बाकी इसकी डेफिनेशन वही है। तो इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में होगा √2 √3, और इसी तरह अंडर रूट के अंदर पी, पी यहाँ पे क्या होगा प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए, जैसे के अंदर कोई भी मुफरत तादाद आ जाए तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल को हम इकट्ठा कर दें, इनका यूनियन लें तो इसको क्या बनता है रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है वो क्या होता है रियल नंबर होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, इनका यूनियन कह लें, ठीक है, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। कि तमाम इरेशनल और रैशनल नंबर ये सारे साहब रियल नंबर में आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बेशक यूनियन लिख लें, ये यूनियन सेट इनका होगा। नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। महमूद इशारत और हम पढ़ रहे हैं FSC की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 में नंबर सिस्टम, और नई टर्म है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमने देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part is called a terminating decimal। देखिए कोई हमारे पास अगर नंबर है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेने लगा 202.04, तो देखें इसके डेसिमल पॉइंट में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, तो ये फाइनाइट है। कितने नंबर आ रहे हैं जी, कौन से नंबर आ रहे हैं फाइनाइट, साथ लिख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं फाइनाइट नंबर, यानी कि इनको गिन सकते हैं। डेसिमल के बाद ऐसे नंबर जिनको हम गिन सकें वो होते हैं फाइनाइट नंबर। अगर तो फाइनाइट है तो उसको कहते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर चलने के बाद ये वाली रकम जो एंड हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, तो यहाँ टर्मिनेट से टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट बनता है, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि मुख्तसर ये आप कह सकते हैं अगर नुक्ता शरीय के बाद नंबर रुक जाए, 2, 3, 4 के बाद भी रुक सकते हैं, तो वो क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारे पास है 101.25704, तो देखें ये पॉइंट के बाद कितने नंबर के हैं 1,
2, 3, 4, 5 नंबर। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो ये भी फाइनाइट डेसिमल पॉइंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे रुक गए ना, आगे तो नहीं है बढ़ रहे मजीद, तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ऐसे नंबर जो ना रुकें, आगे चलते जाएं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं अगर ना रुकें तो यहाँ से हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट की बात करें तो इसकी एग्जांपल देते हैं। तो आप देख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट वाली रकम वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे ये सो ऑन इस तरह चल रही है, तो ये एंड नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट। अब नहीं, हम एक और टर्म सीखते हैं, रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब होता है रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। और ये भी एक रैशनल नंबर होता है, याद रखना। फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो 1.3333333 ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो सो ऑन इस तरह के आगे सो ऑन चल रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये रिकरिंग डेसिमल होगा। और ये क्या होगा? इसको भी हम पी बाय क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। आपने ये याद रखना है, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद वो एक रैशनल नंबर होता है। तो ये देखें, ये एक नंबर है 3 सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन बाद औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि हम कोई और एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा। देखें 2, 1 है, इसके बाद पॉइंट में आ रहा है 1, 3, 4, फिर आ रहा है 1, 1, 3, 4, ठीक है जी। तो देखें, अब देखें ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो इसके बाद देखें 1, 3, 4 रिपीट हुआ है, फिर 1, 3, 4 रिपीट हुआ है, फिर 1, 3, 4, फिर 1, 3, 4, इस तरह ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी रिकरिंग डेसिमल है, और ये भी एक, इसको भी हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 2, जिसमें कहा गया प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये निहायत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। बहुत दफ़ा ये लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, तकरीबन हर बोर्ड में इसको किसी न किसी एनुअल एग्जाम में दिया गया है, तो इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निहायत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। अगर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह हम एग्ज़ाम से पहले इस फर्स्ट ईयर की मैथ की जो बुक है इसको कंप्लीट कर देंगे, तो आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। ये वाली एग्जाम्पल निहायत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पेपर में आ चुकी है, इसलिए आपने इस एग्जाम्पल को निहायत ध्यान से करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस इसकी करनी है, तब जाके आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। एक बार ये वीडियो को देख लेने से आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस एग्जाम्पल को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस एग्जाम्पल को सीख लिया है, अब आप कर सकते हैं, लेकिन खुद से करेंगे तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अच्छी प्रैक्टिस ही आपको इसमें महारत हासिल दे सकती है। तो इसलिए आपने इसमें महारत हासिल करने के लिए इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 2 को। इसको हमने कंट्राडिक्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से? कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? वो ये होता है, देखें ये जो नंबर है ना, ये जो √2 नंबर है, √2 ये जो √2 नंबर है ना, ये है तो इर्रेशनल, लेकिन हमने इसका
इसको ये लेट कर लेना है कि ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे लेट करेंगे। सबसे पहले लेट अंडर टू इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये क्या कर लिया है, हमने उल्ट लेना है, यानी कि है तो ये इरैशनल, लेकिन हमने इसको लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको ही बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो अब हमने जब इसको हमने रैशनल तस्वर कर लिया है तो फिर क्या होगा कि ये जो नंबर है ना अंडर टू, ये जो अंडर टू जो नंबर है ये बराबर होगा, इक्वल होगा पी बाय क्यू के। क्योंकि पी बाय क्यू क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट टू किसके इक्वल होगा, पी बाय क्यू के। तो यहाँ इसको हम क्या लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। आपको यहाँ पे ये भी ज़हन में रखना चाहिए, पी और क्यू ये बोथ क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, ये एक इंटीजर है, ये बिलोंग करते हैं इंटीजर को। एंड जो क्यू है यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये अगर शर्त पूरी होगी तो तभी आप कह सकते हैं पी बाय क्यू जो है ना ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने इसको ये कंसिडर किया था स्क्वायर रूट टू को कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए हमने इसको इसके इक्वल में लिख लिया है। तो आप सिंपली जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्यू इस साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको तरतीब दे के लिखें तो पी इधर लिख सकते हैं, और तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो अब हमने ये जो इसके टू के ऊपर जो है ये जजर है ना, इसको हमने खत्म करना है। तो अगर हम क्या करें, बोथ साइड पे हम क्या ले लें, अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पी का स्क्वायर इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, टू आ जाएगा और क्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। पी एक इंटीजर है, फॉर एग्जाम्पल पी का मतलब यहाँ पे अगर वन है तो पी का स्क्वायर भी क्या होता है, वो भी एक इंटीजर होता है। पी का स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, मसलन अगर वन का स्क्वायर लें तो वो भी क्या होगा, वन ही होगा, तो कोई ना कोई नंबर ही आएगा ना, तो इसलिए हम इसको इंटीजर पी लिख सकते हैं। ये कोई, तो ये पी हो जाएगा और ये इक्वल टू टू क्यू आ जाएगा, क्योंकि क्यू भी इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो ये टू क्यू के इक्वल होगा। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इतना ही इसको करते हैं, अभी इस चीज को मिटा लेते हैं। इसको हम क्या लेते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर टू। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहां तक। अब आप देखिए कि ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर इज आल्सो इंटीजर। ये जो कि अभी मैंने आपको बताया है, अगर फॉर एग्जांपल पी या क्यू एक क्या है, ये क्या है, ये इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, आई ही होगा। अगर p इक्वल टू आई है, इंटीजर नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, आई ही होगा। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे टू है या वन है, तो ये भी क्या इंटीजर है, अगर इसका स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा, फोर आ जाएगा, फोर भी एक इंटीजर है। तो इसलिए जब कोई इंटीजर होता है ना, उसका स्क्वायर भी क्या होता है, वो भी हमेशा इंटीजर ही होता है, तो ये आई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब आपको इतनी समझ आ गई तो अब आगे देखें। ये इंटीजर है ना, जब भी किसी इंटीजर को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें टू के साथ, तो वो बन जाता है इवन नंबर ई। यहाँ पे इवन को मैं ई से डिनोट करूंगा, ई ई ई बन जाता है, ई इवन यानी कि जुफ्त नंबर बन जाता है। कैसे, एग्जांपल देखें, जब भी इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया जिससे टू से, तो क्या बन गया हमारे पास, ई इवन नंबर। कैसे, अब इंटीजर इंटीजर को क्या नंबर है, इंटीजर वन भी हो सकता है, वन को टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, टू।
इंटीजर 2 भी हो सकता है, 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ सकता है 4, 4 भी इवन है। इंटीजर 3 अगर लें तो 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या आ जाएगा 6। तो देखें जब भी हमने किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें इस इक्वेशन नंबर 2 को। पी एक क्या था, पी एक इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है मैंने बताया, वो भी इंटीजर होता है, उसको हम वही लिख सकते हैं, कोई ना कोई नंबर ही होगा, पी लिख, उसका हमने पी क्या है, पी लिख लिया है। अब देखें क्यू भी इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होता है। देखिए यहाँ पे देखें, एक मिनट पहले ये देखें, क्यू क्या है, इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो फिर कोई नंबर क्यू ही आएगा ना। यहाँ अब ये भी ना आपका, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए यहाँ तक रखें, क्यू का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर, क्यू एक इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जब इंटीजर ये आई हो गया इंटीजर, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, इवन नंबर। तो इवन नंबर बन गया, यानी कि 2 की स्क्वायर जो है ये एक इवन नंबर है। क्या है का, इवन नंबर है। और इवन नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, 2n से। किससे, 2n या 2m से, 2m कह लें 2n कह लें, ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो 2 के स्क्वायर की जगह पे हम 2m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2m लिख लिया हमने। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो इसको बाकी को हम राफ अमल को हम हटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ से हमें जो p की वैल्यू मिली है 2m, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, ये ऊपर वाली क्वेश्चन में, इसमें पुट कर देना है। इसमें जिस जगह पे भी p होगा उसमें हमने पुट कर देना है। जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चले पुट करें इस, पुट वैल्यू ऑफ p फ्रॉम क्वेश्चन 3 इनटू इक्वेशन 2 में पुट कर दे। तो 2 में पुट कर दे p की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, टू एम का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2q का स्क्वायर। तो यहां से आप देखें 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4m का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2q का स्क्वायर आ जाएगा। 2 1 दी 2, 2 2 दी 4, तो इस तरह 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो अब यहां से देखें, क्यू एक इंटीजर है, क्यू इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो इस तरह m जो स्क्वायर है ये भी कोई ना m इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। तो कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, नंबर मिलेगा, हो सकता है ये ना मिले, कोई और मिले, इसलिए उसको हमने n से ज़ाहिर कर लेना है और ये 2n आ जाएगा। तो यहां से आप देखें हमें दो तरह की वैल्यू मिली, एक p की वैल्यू मिल गई और एक q की। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं, इसको हम क्या कह लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। देखें एक हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में p की वैल्यू मिली और एक यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हमने इस q और p की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √2 इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 2m और नीचे क्या है 2n, q की वैल्यू 2n। देखें तो अब देखें यहाँ पे ये जो 2m है ये एक्चुअली p है ना, p की वैल्यू है, और 2n किसकी है, q की। तो p और q में दोनों में हमने क्या शुरू में बोला था कि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं इनमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है तो फिर क्या होंगे, ये रैशनल होंगे। हमने शुरू में क्या ये लेट किया था, हमने स्टार्ट में लेट किया था कि ये रैशनल है। जब हमने रैशनल लेके इसको सॉल्व किया तो आप एंड पे देखें क्या साबित हो रहा है कि ये रैशनल नहीं है।
तो इसलिए क्या होगा, हमारा ये कंट्राडिक्शन से हमें पता चला कि ये रैशनल नहीं है, बल्कि क्या है, ये इररेशनल नंबर है। तो इसको हम इस तरह इसका आंसर लिखेंगे। We say that P and Q have a common factor which is contradiction. Show that ये शो हुआ यहाँ पे कि जो अंडर रूट 2 है इज आल्सो इररेशनल नंबर। ठीक है जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, वो जो भी प्राइम नंबर होता है यानी P, वो क्या होता है, वो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज 1.1 की जो थ्योरी है वो हम पार्ट नंबर 2 में नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जिसके 4 पार्ट हैं, वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में कवर कराऊंगा। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमें जो सेट दिए गए हैं उनको हमने चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के वो क्लोज हैं कि नहीं। उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी हमने क्या करना, उनकी ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। अच्छा, वो सेट जो 4 सेट है वो कौन कौन से हैं, वो ये है। नंबर 1 पे देखें। नंबर 1 जो है, नंबर 1 ये है सेट, ये गिवन सेट है। और जो सेकंड है उसमें भी एक ही एलिमेंट दिया गया एक सेट के अंदर। और जो थर्ड है उसमें थर्ड में जो है वो दिए गए हैं 2 एलिमेंट, 0 एंड -1। इस तरह जो 4 है उसमें आप देख सकते हैं, बुक अगर आपके पास पड़ी है तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, 1 और -1। ठीक है। तो अब हमने इन 4 जो ये 4 सेट दिए गए इन चारों को हमने चेक करना है कि ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज हैं कि नहीं। इनकी क्लोजर प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं वो होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये वाली एग्जांपल कराया है, ये वाली जो पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व कराता हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, ये हमने ले लिया, ये सेट लिया 0। अब हमने देखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये क्लोज है कि नहीं। उसके लिए ये करना है कि इसका जो नंबर एलिमेंट होते हैं ना, इस सेट के अंदर जो इसके एलिमेंट है उनको ही लेके हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना होता है। ये 0 को आप 0 के साथ ही ऐड करें तो क्या आता है, 0 आता है ना। तो अब देखें, ये जो आंसर आया ये वाला, ये क्या इस सेट में है, इस जो गिवन सेट था उस सेट में है। अगर तो सेट है, अगर उसमें है तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज होगा। ठीक है जी। एक दफा फिर बताता हूँ कि जो आपको सेट के अंदर जो एलिमेंट दिए गए हैं, अगर आप उन एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं तो अगर जो भी आंसर आता है वो आंसर उस सेट में है तो वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज सेट होगा। तो अब यहाँ पे ये क्लोज है तो हम इसमें लिखेंगे कि ये जो सेट है ना इज क्लोज्ड क्लोज्ड अंडर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लिख सकते हैं। अब इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना है इसी सेट को। इसके नंबर एलिमेंट के साथ ही इस नंबर जो इसका नंबर 0 है, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है। तो ये भी जो है वो इस गिवन सेट में है, इसका आंसर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो गिवन सेट है इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, या फिर ये लिख सकते हैं कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दिस सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया, इसको मैंने चेक कर लिया कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये क्लोज है। अब हम चेक करते हैं ये इसको आपने सेकंड पार्ट को आप इसी तरह करना है। अब हम ये तीसरे पार्ट को चेक करते हैं। ये जो थर्ड सेट दिया गया है ये क्या है, 0 -1। ठीक है, इसमें दो इसके एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर दो नंबर हैं। तो सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। तो इसका नंबर ले लें, 0 को लिया, 0 को 0 से ऐड करें तो 0 आता है। तो ये देख सकते हैं ये सेट में आंसर है। 0 को हम 0 में ऐड कर दें, -1 ऐड कर दें तो 0 -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये भी आंसर है इस सेट में। तो अगर आप -1 को -1 के साथ ही ऐड कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, -1 तो ये -2। देखें ये इस सेट में नहीं है, इस सेट में गिवन सेट में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर ये हम इसको लिखेंगे कि दिस सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके सारे नंबर को आपने बारी बारी ऐड करके देखना है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखते हैं। तो इसका कोई भी दो नंबर लेकर आपने मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से करें तो 0 तो है, 0 को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ तो -1 ये भी है, -1 को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ तो ये +1 हो जाता है। तो वो तो इस सेट में कोई नहीं है, तो ये इज नॉट, तो यहाँ पे लिखे एंड नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम इसका ये लिख लेंगे। तो इस तरह ये वाला आपको मैंने ये पहला इस एक्सरसाइज जो 1.1 इसका मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन इसके 4 पार्ट है ये आपको मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है। अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें, उसका आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, लाइक भी करना है। और अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। और इसके इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके 12 पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज बतानी कि ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। ये जो आपको गिवन क्वेश्चन दी गई है, ये क्वेश्चन दी गई है, आपने से ये बताना है इसमें से में प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो पहले देखें ये 4 + 9 है और ये इक्वल टू 9 + 4 है, यानी कि इसमें अगर आप पहले इसको देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये A + B है वाली प्रॉपर्टी लगी और B + A, यानी कि और सिर्फ क्या किया गया यहाँ पे, यानी कि जगह चेंज की गई, A को B की जगह B को A की जगह पे चेंज रखा गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और इसको क्या हम लिखेंगे, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये एडिशन के लिए आसान, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया, ये प्रॉपर्टी लिख ली है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें देखें इसमें 3 तरह के नंबर यूज हो रहे हैं। एक 1 2 3 3 नंबर है, बस इन 3 नंबर को पहले कोई से 2 नंबर लेके उनको ऐड किया, फिर तीसरे को ऐड किया। तो दूसरी जगह भी कोई और नंबर 2 लेके पहले उनको ऐड कर लिया, फिर तीसरे। अगर हमारे पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई भी A B एंड C 3 नंबर हो, ये पर होने चाहिए रियल नंबर हो, तो हम इनमें से पहले कोई भी 2 ऐड कर लें, A + B, फिर तीसरे को ऐड कर दें और बराबर में पहले कोई और 2 लेके और फिर तीसरा जो हो उसको ऐड कर लें, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या यूज होगा, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। अब हम देखते हैं इस पार्ट नंबर 3 को। इसमें भी देखें वैसे ही किया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही किया गया है। तो ये भी इसमें भी 3 नंबर लिए गए, 2 पहले ऐड किए, एक बाद में ऐड किया गया। तो ये भी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें देखें कि 100 है, 100 में 0 को ऐड किया गया। तो उससे अगर कोई किसी नंबर में अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो तो उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें जिससे उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो जवाब वही आए, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये इसमें क्या यूज किया गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें
वन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो वन ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें कोई फर्क ना आए तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अगर कोई भी हमारे पास ए हो उसमें ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि उसका मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि जवाब 0 हो जाए तो वो उसका इनवर्स होता है। तो इसमें क्यों कौन सा ऐड करें, -a करें तो ये -a = 0, तो यहाँ पे ये नंबर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा इसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है जी। तो नीचे वाला भी सेम है, ये वाला 7 वाला भी, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी ही होगी। आगे देखते हैं 8 पर को। देखिए इसमें सिर्फ जगह चेंज की गई। जो पहले मैं आपको शुरू में बताया था a + b हो तो दो नंबर हमारे पास हो, a+ को ऐड किया जाए a + b, फिर b + a किया जाए। तो इसमें क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, जस्ट हमने यहाँ पे इसको जगह रिप्लेस किया है। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद, लेकिन वो यहाँ पे दरमियान में क्या यूज है, मल्टीप्लिकेशन की अलामत इस्तेमाल हो रही है। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है, आप देखें ये जो दो नंबर अंदर हैं जो कि माइनस यहाँ ऐड हो सकते हैं, लेकिन तीसरा नंबर जो उसको लेफ्ट साइड से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अंदर सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो सब्सट्रैक्शन हो रही है ना, तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो जस्ट इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह ये 10 वाली जो क्वेश्चन है इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, तो उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ राइट का लफ्ज लगाना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। और आगे देखें 11 जो है, 11 में क्या हो रहा है, दो नंबर जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा बाद में, तो ये भी एसोसिएट 3 नंबर हो, दो पहले ऐड या मल्टीप्लाई किए जाए, तीसरे को बाद में ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये रूल, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज जो थी 1.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पहली दफा चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, और जो इसकी जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का वो ये है a/c प्लस b/c इक्वल टू a + b डिवाइडेड बाय c। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, हमने प्रूफ साबित करना है। इस लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने ये वाली साइड हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी इक्वल होगी a/c प्लस b/c के। तो इसको अब हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको अब हम इस तरह लिखेंगे इक्वल टू, अब देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a × 1/c। तो ये a को जब हम 1 के साथ, ये 1 जो होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, जब a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें a ही मिलेगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a × 1/c। और दरमियान में देखें क्या आ रहा है, प्लस है तो प्लस लगा लें, और इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 1/c × b। तो यहाँ से आप देखें, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन हमें मिल रही है, इन दो, यहाँ से इस पार्ट में और इस पार्ट में हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, वो है 1/c। तो अगर हम यहाँ से 1/c को अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन इस तरह लेते हैं 1/c आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो इधर a बचेगा, दरमियान में प्लस है, और इधर क्या बच जाएगा, b बच जाएगा।
तो अब देखें शुरू में हमने ए, जिस तरह हम ए को हमने साइड पे किया था, मल्टीप्लाई किया था 1 से, इस तरह सेम अब ये भी उसी तरह की ये यहाँ पे शक्ल बन गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसको हम a प्लस बी जो है ये अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या आएगा, a प्लस बी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा c। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसको हम क्योंकि एक ही लाइन में 2 बार इक्वल नहीं डाल सकते, इसलिए आपने सिर्फ इसको आगे लिख लें राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमने इक्वल ले आए यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 2 है वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसको आप हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लिया। पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक साथ क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो हमने सबसे पहले डी लाने के लिए क्या करना है, ए बाय बी जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। उस तरह इस रकम को भी हमने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए बाय बी है तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अब एक साथ यहाँ पे देखें एक साथ क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी लेके आना है। तो यहाँ पे हम अपने पास डी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड। अब देखें जब मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं तो ये काट के फिर इक्वल टू 1 नहीं आता है। तो 1 की जगह पे हमने इसको लिख लिया। अब सी बाय डी है यहाँ पे, तो आप देखें सी के साथ इधर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हमने क्या करना है, बी लाने के लिए बी को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। पेज थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, डिवाइड बाय बी डी आ जाएगा, प्लस सी बी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डी बी या बी डी, आप जिस तरह बेहतर समझ जिस तरह लिख लें। चलें बी डी लिख लेते हैं, बी डी। तो अब आप देख यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप जो ए डी है ना, इसको जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 बाय बी डी मल्टीप्लाई बाय सी बी। तो इन दोनों में से रकम से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, इस रकम में से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन यहाँ से ले सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम जो है 1 बाय जो बी डी है ये दोनों में है तो ये कॉमन ले सकते हैं। इधर आएगा ए डी प्लस इधर क्या आ जाएगा सी बी। तो अब आप यहाँ से देखें ये ए डी प्लस सी बी, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए डी आएगा प्लस सी बी आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे क्या आ जाएगा बी डी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल कर लिया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में हमने यही आंसर लेके आना था, ए डी प्लस बी सी इक्वल टू डिवाइडेड बाय बी डी। ये देखें ज़रा, ये वाला हमने क्वेश्चन लेके आना था, ये वाला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से छोटी सी गुजारिश है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। यहाँ से हम भी इसमें से भी हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने पीछे किया था ना। देखें 7 बाय 12 है। अब 7 देखें यहाँ पे 21 आ रहा है। ठीक है, तो 7 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ सकता है, तो 3 से करें तो 21 आ सकता है और नीचे 36 आ सकता है, दरमियान में माइनस है। और 5 बाय जो 18 है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा 2 से, और 18 को 2 से करें तो 36 आ सकता है। तो इस तरह आपने कर लेना है, यहाँ से आपको आइडिया होगा, यहाँ से आपने आइडिया लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखें
मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस 7 को 3 से करें तो माइनस क्या आएगा, माइनस 21 और नीचे क्या आएगा 36। इस तरह ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 36। तो यहाँ से क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोनों में से 1/36 को, तो ये -21 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों में से इन दोनों रकमों से हमने 1/36 को कॉमन ले लिया। तो अब ये जो ऊपर वाली रकम है सारी, ये जो जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा -21 -10 डिवाइड बाय 36। तो इस तरह आपने रूल्स के मुताबिक इस तरह आपने सॉल्व करना है। आप यहाँ से जैसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ से आगे मज़ीद करते तो आप कह सकते हैं कि एलसीएम लेके हमने ऐसे कर लेना, लेकिन ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये गलत है, आपने रूल्स के मुताबिक करना है इसको, इससे इस तरह। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो डेरा गाजी खान का बोर्ड है उसमें या दिया गया था 2017 में, और ये फैसलाबाद जो बोर्ड है उसमें दिया गया था, ये उसमें भी ये 2017 में दिया गया था। लाहौर में, इसके अलावा लाहौर बोर्ड जो है उसमें ये आ चुका है 2019 में, और जो गुजरांवाला बोर्ड है उसमें भी ये आ चुका है 2019 में। तो ये काफ़ी दफ़ा ये पहले पेपर में दिया जा चुका है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कहा गया सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इसका जो पार्ट नंबर 1 है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप इसको स्टूडेंट इस तरह इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिया, ऊपर 4 कॉमन लिया, ऊपर से 1 + 4x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 से काट गया, और ये 1 + 4x। तो इस तरह ये बिल्कुल गलत है, रूल्स के मुताबिक नहीं होगा। हमने रूल्स के मुताबिक इसको सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इस तरह सॉल्व किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको आपने रूल के मुताबिक सॉल्व करना है इस तरह। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जो ऊपर वाली रकम है 4 + 16x, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1/4। देखें ये जो ऊपर वाली रकम है 4 + 16x, जब 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही रकम आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे वाली जो 1/4 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको इस तरह लिखा है। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है, तो जिस तरह ऊपर कॉमन डायरेक्ट मैंने अभी आपको बताया ना, उसका तो लेना तो नहीं, लेकिन लेना कॉमन नहीं है। देखें इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 4 तो 4 ही होता है। अब 16 को ले सकते हैं 4 × 4x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 7 इस तरह ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने 4 कॉमन ले लिया इस पूरी रकम में से, यानी कि हमने ये वाला 4 और ये वाला 4 ये दोनों रकमों में से कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो इधर 1 बच जाएगा, प्लस इधर 4x आ जाएगा, और ये जो 1/4 है ये सेम इस तरह ही हम लिखेंगे। ये जो 1/4 है ये हमने कॉमन लिया है, तो ये वाला 1/4 ऊपर से हमने इस तरह लिख लिया। तो इस तरह ये यहाँ से इसको हम काट देंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। जब कटेगा तो इसको यहाँ पे रूल क्या लगेगा, तो इसको कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। और यहाँ से जब इसको किया, इसको बोलते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड पे ना, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको क्या लिखेंगे इस रूल को, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वाले रूल यहाँ पे यूज हो गए हैं। अब देखें जब ये कट जाएगा तो ये क्या हमें यहाँ पे मिलेगा 1 + 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला 1 + 4x, और ये कट गया और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी इसको बोलते हैं 1 को।
ये जो 1 है, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमें क्या मिलेगा, 1 + 4 है। तो ये वाले 3 हमने रूल ला यूज़ करते हुए यहाँ अपना हमने मतलूबा आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है। आपने कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, नहीं समझ आए, कोई बात नहीं, कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप तैयारी कर सकें एग्ज़ाम की। इसके साथ साथ मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स भी अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ होगा तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका पार्ट नंबर 2। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये 1/4 है ना, 1/4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें। सेम एज इट नीचे वाली रकम को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें वन के साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखें 1/4 है, 4 को हमने किससे यहाँ पे 1 को हम 5/5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 को 5 से काट 1 आएगा। अब हमने 5 से ही क्यों 5 से ही क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। देखें अगर आपने यहाँ इस तरफ 4 है ना, तो इसके नीचे 5 है, तो आपने इसको 5 से करना है और इसको 4 से। इस तरह यहाँ पे 4 है, इसको आप 5 से और 5 वाली रकम को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे एलसीएम एक जैसा आएगा, नीचे बटे में रकम एक जैसी आपको मिलेगी। तो ये लॉजिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, 4/4 से। तो यहाँ पे आप देखें 1/4 5/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4/4। तो अब देखें आगे ये क्या आ जाएगा, 5 ऑन द 5, ऊपर क्या आएगा 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 20 + 4 डिवाइडेड बाय 20, नीचे क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखें ऊपर में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली रकम से आप कॉमन ले सकते हैं 1/20, जिस हम पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन लिया था, सेम उसी तरह नीचे से भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 1/20 5 - 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो रकम है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली कैंसलेशन रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा 5 + 4, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, नीचे 1 मल्टीप्लाई कैटिविडेंटी 1 आएगा, तो ये ऊपर क्या आएगा 9 1 = 9, नीचे 1 आ जाएगा, तो ये = 9 होगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 को भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। ये आ जाएगा a/b 1 आ जाएगा प्लस c/d मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे a/b मल्टीप्लाई बाय 1 c/d मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ जाएगा a/b और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या लगाना है यहाँ पे d, ठीक है, क्या लगाना है d से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, प्लस c/d है तो इसके नीचे b, फिर d लगाया, इसके नीचे d है तो इसके नीचे हमने b के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना। तो नीचे देखें a डिवाइडेड बाई b, यहाँ पे क्या आ जाएगा d डिवाइडेड बाई d और ये माइनस c/d, तो ये आ जाएगा b/b। तो यहाँ से देखें ये क्या आ जाएगा ad डिवाइडेड बाई bd प्लस cb डिवाइडेड बाई db, नीचे आ जाएगा ad डिवाइडेड बाई bd माइनस cb डिवाइडेड बाई bd। तो अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/bd ad प्लस cd, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है 1/bd आ रहा है, तो ad माइनस cb।
सी बी आ रहा है, तो ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी कैंसिलेशन रूल के मुताबिक। तो ये आ जाएगा ए डी प्लस सी डी, नीचे आ जाएगा ए डी सॉरी सी बी। तो यहाँ से अगर अब देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आप चाहें तो इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा ए डी सी बी सही नहीं लग रहा तो आपको बी सी करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक तो ये भी है लेकिन तरतीब से ज़्यादा प्यारा लगेगा, ए डी माइनस बी सी। तो ये इसका आंसर होगा। हम सॉल्व करेंगे लास्ट इसका पार्ट जो है। तो यहाँ से आप देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1/a है ना, ये मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, -1/b जो है ये भी मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। नीचे 1 है, 1 को भी सबको मल्टीप्लाई कर देना आपने 1 के साथ। तो ये क्या है 1 नीचे a b हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे मज़ीद देखें अब क्या करना है। ऊपर है 1/a, तो जो 1 है ना ये डॉट का मतलब है ज़रब, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a है, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, b को, और डिवाइड भी कर देना b। -1/b है, तो यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे a को मल्टीप्लाई भी करना है, वो a को डिवाइड भी कर देना। नीचे देखें, नीचे एक जो 1 है ना उसको एज इट लिखें, वो दूसरे की जगह 1 की जगह पे क्या लिखना है, a b दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। क्यों, देखें यहाँ पे ऊपर इस यहाँ पे a था, हमने क्यों इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया b के साथ, क्योंकि इसमें हमें b चाहिए और यहाँ पे हमें a चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अब नीचे देखें तो इधर a भी है, हमें a b दोनों चाहिए, इसलिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। तो ये 1/ab आ जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब देखें ऊपर क्या आ जाएगा, b1 ज़ा b, नीचे आ जाएगा ab माइनस a आ जाएगा डिवाइड बाय a b आ जाएगा। इस तरह इधर भी ए बी डिवाइड बाय ए बी आ जाएगा, -1/a b हो जाएगा। तो अगर यहाँ ऊपर से हम क्या काम ले सकते हैं, 1/a b, तो ये आ जाएगा b माइनस a हो जाएगा डिवाइड बाय, नीचे से हम क्या काम ले सकते हैं, नीचे वाले रकम से भी हम 1/a b काम ले सकते हैं। तो ab -1 हो जाएगा। तो कैंसिलेशन रूल के मुताबिक ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा b माइनस a डिवाइड बाय ab -1। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, b माइनस a एंड डिवाइड किसे करना है, ab -1। तो यहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर देना है। कोई चीज़ पूछना चाहे तो कमेंट कर लें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या, इससे आपका ही फ़ायदा है कि आपको मेरी जो वीडियो है, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आपको आसानी मिल जाएंगी। थैंक यू जी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है और इसके ये इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके 12 पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज बताने के, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, ये जो आपको गिवन क्वेश्चन दी गई है, ये क्वेश्चन दी गई है, आपने से ये बताना है इसमें से हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो पहले देखें, ये 4 + 9 है और ये इक्वल टू 9 + 4 है, यानी कि इसमें अगर आप पहले इसको देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये a + b है वाली प्रॉपर्टी लगी और b + a, यानी कि और सिर्फ क्या किया गया यहाँ पे, यानी कि जगह चेंज की गई, a को b की जगह b को एक जगह पे चेंज रखा गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे और इसको क्या हम लिखेंगे, कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये एडिशन के लिए आते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया, ये प्रॉपर्टी लिख ली है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें देखें, इसमें 3 तरह के नंबर यूज हो रहे हैं। एक 1 2 3 3 नंबर है, बस इन 3 नंबर को पहले कोई से 2 नंबर लेके उनको ऐड किया, फिर तीसरे को ऐड किया। तो दूसरी जगह भी कोई और नंबर 2 लेके पहले उनको ऐड कर ले, फिर तीसरे। अगर हमारे पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई भी a b एंड c 3 नंबर हो, ये पर होने चाहिए रियल नंबर हो, तो हम इनमें से पहले कोई भी 2 ऐड कर लें, a + b, फिर तीसरे को ऐड कर दें और बराबर में पहले कोई और 2 लेके और फिर तीसरा जो हो उसको ऐड कर लें, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो इसमें क्या यूज होगा, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। अब हम देखते हैं इस पार्ट नंबर 3 को। इसमें भी देखें वैसे ही किया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही किया गया है। तो ये भी इसमें भी 3 नंबर लिए गए, 2 पहले ऐड किए, एक बाद में ऐड किया गया। तो ये भी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो इसमें देखें कि 100 है, 100 में 0 को ऐड किया गया। तो उससे अगर कोई किसी नंबर में अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो तो उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें जिससे उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो जवाब वही आए, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये इसमें क्या यूज किया गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें वन जो होता है वो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो वन ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें कोई फर्क ना आए, तो वो होता है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अगर कोई भी हमारे पास ए हो उसमें ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि उसका मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि जवाब 0 हो जाए, तो वो उसका इनवर्स होता है। तो इसमें क्यों कौन सा ऐड करें, -1 करें, तो ये -a = 0। तो यहाँ पे ये नंबर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा इसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है जी। तो नीचे वाला भी सेम है, ये वाला 7 वाला भी, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी ही होगी। आगे देखते हैं 8 वाले को। देखिए इसमें सिर्फ जगह चेंज की गई। जो पहले मैं आपको शुरू में बताया था a + b हो तो 2 नंबर हमारे पास हो, a+ को ऐड किया जाए, a + b, फिर b + a किया जाए। तो इसमें क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, जस्ट हमने यहाँ पे इसको जगह रिप्लेस किया है। तो ये क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद, लेकिन वो यहाँ पे दरमियान में क्या यूज है, मल्टीप्लीकेशन की अलामत इस्तेमाल हो रही है। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है, आप देखें ये जो 2 नंबर अंदर हैं जो कि माइनस यहाँ ऐड हो सकते हैं, लेकिन तीसरा नंबर जो उसको लेफ्ट साइड से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अंदर सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो सब्सट्रैक्शन हो रही है ना, तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो जस्ट इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह ये 10 वाली जो क्वेश्चन है, इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, तो उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ राइट का लफ्ज लगाना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। और आगे देखें 11 जो है, 11 में क्या हो रहा है, 2 नंबर जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा बाद में, तो ये भी एसोसिएट हो, 3 नंबर हो, 2 पहले ऐड या मल्टीप्लाई किए जाए, तीसरे को बाद में ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये रूल, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज जो थी 1.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पहली दफा चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।